यूनाइटेड नेशन के साइंटिफिक टीम के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है जिसका नाम रखा गया है दोस्तों साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022 और उसमें यह भविष्यवाणी किया गया है कि 2066 तक पूरे विश्व भर में हमारे ओजोन के परत में जो छेद हुआ है वो पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ बाकी जो दो इम्पोर्टेंट चीज इसमें बताया गया है वो ये है कि 2066 तक अंटार्कटिका में ओजोन स्तर में जो होल हुआ है वो 1980 दशक के लेवल में पहुंच जाएगा और तकरीबन 2040 तक विश्व के बाकी जगहों में जहां पे भी ओजोन के परत में हम लोग छेद देख रहे हैं वो भी अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये जो ओजोन है ये हमें बचाता है सूरज के आने वाले अल्ट्रावायलेट रे से, जो कि हमारे शरीर पर पड़ने के बाद हमारे शरीर में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट डाल सकता है। जय जगन्नाथ दोस्तों, ओजोन या ट्राई ऑक्सीजन जो कि एक रसायन है उसका केमिकल फार्मूला है O3 और ये हमारे वायुमंडल के जो 4 स्तर हैं जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, ये पहले ही जो 2 स्फीयर मैंने आप लोगों को बताया ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फियर वहीं पे दिखाई देता है। पर कई बार बच्चों को ये गलतफहमी हो जाता है कि ये बस स्ट्रेटोस्फियर में ही दिखाई देता है। सन 1913 में 2 फ्रेंच फिजिक्स्ट जिनका नाम था चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुइसन, उन्होंने ही इस ओजोन का खोज किया था। पर 1785 में डच केमिस्ट मार्टिनस वैन मैरम जब पानी के ऊपर बिजली की चिंगारी से जुड़े एक प्रयोग कर रहे थे तभी उनको एक असामान्य गंध प्राप्त हुआ, पर उसको उन्होंने बस एक इलेक्ट्रिकल रिएक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया, पर वो वास्तव में जिसका खोज किए थे वो था ओजोन। उसे जानने में वो असमर्थ रहे। लगभग आधी शताब्दी के बाद क्रिस्टियन फ्रेडरिक सोनबेर्न ने उसी गंध को फिर से देखा और इसे बिजली चमकने के बाद अक्सर गंध के रूप में पहचाना। सन 1839 में वो गैसियस केमिकल्स को आइसोलेट करने में समर्थ रहे और उसका नाम दिया ओजोन। तो यहाँ पे ओजोन के इस परत में छेद दोस्तों कैसे पैदा होता है। सन 2000 में लगभग 29.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और सन 2006 में 29.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का छेद अंटार्कटिका के ओजोन के परत में हम लोगों को देखने के लिए मिला, जो कि आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ऑस्ट्रेलिया का पूरा साइज का ये 3.5 टाइम्स ज्यादा है। चलिए जानते हैं कि ओजोन के परत में छेद कैसे होता है। उसका कारण 2 है, एक है क्लोरीन और दूसरा है ब्रोमीन। आप क्लोरीन के साथ उदाहरण ले लीजिए या ब्रोमीन के साथ उदाहरण ले लीजिए, दोनों का जवाब एक ही है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे क्लोरीन का उदाहरण से समझाना चाहूंगा। क्लोरीन हमारे दैनंदिन जीवन में एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, फायर रिटेंडेंट्स हो, हर किसी जगह में उसको यूज किया जाता है क्योंकि उसका नेचर करोसिव होता है, जिसके बदौलत जंग लगने का परसेंटेज बहुत ही कम हो जाता है और उसके साथ साथ वो एक कूलेंट के जैसा काम करता है एसी वगैरह में। वही क्लोरीन जब वायुमंडल में जाता है तो जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में आपको मैंने बताया था कि ओजोन का रासायनिक फार्मूला O3 होता है और क्लोरीन जब उसी O3 के साथ रिएक्शन करेगा तो O3 में से वो एक ऑक्सीजन के एटम को खाके बन जाएगा ClO और बच जाएगा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसका केमिकल फार्मूला है O2। और उसके बाद वही ClO O2 के साथ फिर से रिएक्शन बनाएगा और बना लेगा ClO2 और बच जाएगा ऑक्सीजन का इकलौता एटम। और सबसे आखिर में दोस्तों पता है क्या होता है, ClO2 जो पहले से बना हुआ है वो उस ऑक्सीजन को छोड़ के फिर से सिंगल हो जाएगा और चलेगा और एक ओजोन को विध्वंस या डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये समाज का ऐसा लड़का है ना जो किसी भी एक रिश्ते में टिक नहीं सकता, हर 1-2 रिश्ते में घुसेगा, उनका ब्रेकअप करवाएगा और फिर से खुद को सिंगल कर लेगा। तो अच्छी तरह से समझिए इस केमिकल रिएक्शन। तो चलिए जानते हैं कि अंटार्कटिका में ओजोन के परत में छेद इतना बढ़ क्यों गया और उसका कारण है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, जो कि एक सतह प्रदान करता है क्लोरीन को ज्यादा से ज्यादा ओजोन को क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जिस बादल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो पोलर रीजन में बनता होगा, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में बनता होगा और उसके साथ साथ विंटर में ही इस क्लाउड का फॉर्मेशन दोस्तों होता है। जब एक ओजोन के साथ क्लोरीन मिलने के बाद ClO बनता है, उसी समय पोलर रीजन के वायुमंडल में रहते हैं मीथेन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिनका केमिकल फॉर्मूला है
CH4 और NO2। इन्हीं दो केमिकल्स के साथ मिलकर ClO बनाता है HCl और ClONO2, जिसका केमिकल नाम है क्लोरीन नाइट्रेट। तो ये जो ClO, NO2 और HCl बनता है, ये रिजर्वोयर के अंदर ट्रैप होके रह जाता है, जिसके लिए वो क्लोरीन बाहर नहीं निकल पाता ओजोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसी समय सबसे बड़ा सतह या कैटलिस्ट के तरह काम करता है PSC, जिसको बोला जाता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। इसी सतह के ऊपर जब क्लोरीन नाइट्रेट और HCl रिएक्शन करते हैं, उनमें से बन जाता है नाइट्रिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है HNO3 और बच जाता है तो Cl2। याद करिए, वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था Cl2 कैसे ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। वही समाज का लड़का अंदर घुसो एक रिलेशन में, एक रिलेशन को ब्रेकअप करो, फिर दूसरा रिलेशन, ऐसे ही ऐसा करके एक क्लोरीन पोलर रीजन में या अंटार्कटिका में थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा अगर ओजोन के परत में छेद है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है यही पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। क्या इस ओजोन डिप्लेशन जो हो रहा है, उसको निवारण करने के लिए यूनाइटेड नेशन या किसी भी तरह का सरकार के द्वारा कोई भी स्टेप लिया गया है? हाँ, सन 1987 में कनाडा का शहर मॉन्ट्रियलो में मॉन्ट्रियलो प्रोटोकॉल साइन किया गया है, जिसमें बहुत सारे देशों ने मिलके ये प्रॉमिस किया कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को हम लोग रिड्यूस करेंगे और क्लोरीन के जगह हम लोग यूज करेंगे तो किसको? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पर प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुआ पता है? जिसको छोड़ के हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की यूज के बारे में बात कर रहे हैं, वही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दोस्तों अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर क्या होगा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में? हालांकि मैंने वीडियो के पहले मैंने आपको बताया कि 2066 तक ओजोन के परत में होल होना कम हो जाएगा, पर हम लोग अभी क्या करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को लेके? जिस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन के जगह ले ली, उसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। जहां पे हम लोग ग्लोबल डिमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, भारत सरकार सोलर पैनल के बारे में बात कर रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज वोलाटाइल सेल्स, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी समय ग्लोबल वार्मिंग भी बड़ा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज धीरे धीरे करके सबमर्ज कर रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? हालांकि न्यूज़ से ये पता चला है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के जगह किसी और चीज़ को हम लोग व्यवहार करने वाले हैं, पर उसके ऊपर जातिसंघ या किसी भी तरह के विश्व के बड़े बड़े इकोनॉमी के द्वारा हमें क्लियर कट एविडेंस नहीं बताया गया है। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह के अच्छे अच्छे तथ्यों को लेके मैं आपके सामने आऊँगा। एक अनुरोध है आप लोगों से, हमारे टीम और मुझे उत्साहित करने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, आपका सजेशंस दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।